हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा जो मोशन इन ए प्लेन 11th क्लास का टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल आज हम शुरू करेंगे। और न्यूमेरिकल एग्ज़ाम की दृष्टि से और फिज़िक्स में जो है एक अपना इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। बिना न्यूमेरिकल के फिज़िक्स पर हमारी इतनी पकड़ नहीं बनती। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर करते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से पहले हमें जो एक्सरसाइज करने के लिए फार्मूले वगैरह होते हैं, टिप्स होती हैं, उनको एक बार अच्छी तरीके से हमें कर लेना चाहिए। दूसरा, जो थ्योरी है उसको अच्छे तरीके से कीजिए। मोशन इन ए प्लेन के ऊपर हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं, आप पहले उनको ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। उसमें हमने टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ बताई है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगेगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इसमें करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट की हम 2-3 वीडियो लेकर चलेंगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन के बारे में हमने कई पॉइंट जो हमने कवर किए हैं पिछले वीडियो में, हम एक बार आपको बता देते हैं मेन पॉइंट्स, जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट क्या थे। एक तो देखिए हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, वेक्टर के बारे में पोलर वेक्टर पढ़ा था हमने, लीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, और इसके बाद हमने फ्री वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, ये थे हमारे वेक्टर के जो टॉपिक थे। फिर हमने वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन किया था, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और डिवीजन करना। तो ये थे हमारे कुछ रूल जो अलजेब्रा में फॉलो किए जाते हैं। कुछ इसी तरह से हमारे पास वेक्टर में भी कुछ रूल और रेगुलेशन होती हैं जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा के रूल आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि जब वेक्टर अलजेब्रा आपको आएगा तभी आप वेक्टर के सम कर सकोगे। और दूसरा हमने इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसको याद भी कर लीजिए, पिछला वीडियो ध्यान से देख लीजिए। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ हमने किए हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जरूर करिएगा। तो इसके बाद हमने क्या किया था, रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन किया था। फिर हमने किया प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस किया, मोशन अलोंग वाई एक्सिस किया था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली थी हमने और एंगल ऑफ निकाला था उसका हमारा जो प्रोजेक्टाइल का था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली थी। तो वो सारे फार्मूले आप एक बार लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके काम आने वाली बातें हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए ध्यान से बने रहिए हमारे साथ और बिल्कुल आसान है, पूरा वीडियो देखिए आप। और एक्सरसाइज को आप स्टॉप करके, वीडियो को बीच में स्टॉप करके एक्सरसाइज को निकाल कर भी देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका पकड़ अच्छा बन जाएगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो वीडियो देखने के बाद दोबारा जो आपकी बुक एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम देगी है उनको सॉल्व करके देखिए, तभी आपके ये समझ में आएंगे, नहीं तो आपके ऊपर से भी जाएंगे। तो जब तक हम किसी भी जो हमारे टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स और मैथ के खासकर, तो उसमें बार बार हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाकर हमारी उसके ऊपर पकड़ बनती है। तो आपको एक्सरसाइज एक बार वीडियो देखना है ध्यान से, उसके बाद खुद उसको करके देखना है, कॉपी में नोट करना है। तो आपका वीडियो देखने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम हमारा आज का टॉपिक चलते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए, ये कहते हैं कि स्टेट फॉर ईच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दी गई हमारे पास। देखिए, फॉर फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। हमें ये बताना है भी ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। और पॉइंट से हम उसको रिप्रेजेंट, मतलब उसका डॉट एक तरह से स्केलर में ही आता है हमारे पास, क्योंकि ना इसका मतलब डायरेक्शन तो इसकी है ही नहीं है ना, तो और उसका डायमेंशन भी लगभग न के बराबर होता है, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, सबसे मेन पॉइंट इसका ये है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती स्केलर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और वेक्टर अलजेब्रा को
स्पेसिफाई करती हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास देखिए क्या क्या है, पहले देखते हो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी में देखिए वॉल्यूम हमारा स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा क्या है हमारे पास, मास भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद स्पीड भी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और हमारे पास इसके बाद डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, क्लियर है ना। नंबर ऑफ मोल्स, ये तो संख्या होगी ना एक तरह से, तो ये भी क्या है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी, देखिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास दी गई है, ये भी क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद क्या दिया गया हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट जो बचेंगे बाकी हमारे क्या बच गए, वेक्टर क्वांटिटी बच गई। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, एक बार हम दोबारा आपको बता देते हैं, इसमें वेक्टर क्वांटिटी छाटते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में सबसे पहले देखिए ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की हमारे पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसीलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेलोसिटी है इसके बाद, वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है हमारी। और इसमें हमारे पास आगे क्या बच गया, एंगुलर वेलोसिटी, देखिए ये एंगुलर वेलोसिटी, ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एंड स्केलर क्वांटिटी आर दोज विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, वी नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। देखिए ये इसमें दिखाया गया, अलग अलग से हमने लिखा गया है, तो आप इसमें यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं अपने टॉपिक को। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे साथ यही है, कहता है पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। 2 स्केलर इन द फॉलोइंग लिस्ट, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, करंट, लीनियर, ये दिए हमारे पास दिए गए, फील्ड, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये दिए गए, हमने निकालना है क्या इसमें, देखिए ध्यान से, पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। क्या निकालनी है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी निकालनी है। तो इसमें स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, करंट और वर्क दिख रहा है मुझे तो, ठीक है ना, करंट और वर्क, ये देखिए इसमें हमारे पास है, एक तो वर्क है और एक करंट है। देखिए ये वर्क हो गया हमारे पास, और एक करंट, देखिए कहाँ है करंट हमारे पास, मैंने अभी पढ़ा था हमने जो, देखना कहाँ गया अभी करंट, ये रहा करंट, साथ ही साथ है दोनों। तो वर्क और करंट ये जो है दोनों स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए हमें करंट लग रहा है अभी, ये तो इसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन है ये स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही हमारा वर्क भी कुछ तो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें लग रहा है अभी इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन हमने अभी आपको एक डायरेक्शन बताई थी भी स्केलर क्वांटिटी है ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन दूसरा वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है ये दोनों। देखिए इसका कारण क्या है, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। करंट जो है वेक्टर अलजेब्रा और वर्क वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्या है स्केलर क्वांटिटी। बाकी हमारी सारी क्या आ जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी है जो भी बच गई हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हम, इफ़ वर्क एंड स्केलर क्वांटिटी इन द गिवन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये पिक आउट ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर क्वांटिटी निकालना है। ध्यान से देखिए इसमें से क्या निकालना है, वेक्टर क्वांटिटी निकालेंगे इसमें से। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या दिया गया, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो ओनली वेक्टर क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर, इम्पल्स, टाइम, पावर, टोटल पाथ लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चार्ज, ये दिए गए हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। एज मोमेंटम एंड फोर्स आर वेक्टर क्वांटिटीज, हेंस इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ये पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट विद रीजन, हमें साथ में रीजन भी बताना है। वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन विद स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आर मीनिंगफुल है या नहीं है। तो ये कहता है एडिंग एनी टू स्केलर, नो adding any two scalar is not meaningful because only the scalar of same dimension can be added। से तो सीधी सी बात है अभी, तो जैसे हम मैथ के सवाल करते हैं ना, अभी x में x जोड़ेंगे, y में y जोड़ते हैं, तो सेम क्वांटिटी हम जोड़ते हैं, अलग अलग क्वांटिटी नहीं जोड़ते। तो ये हमारे पास इक्वेशन सिंपल है हमारे पास। ये ए क्वेश्चन का था हमारे पास। अब बी में क्या कहते हैं, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, तो नो। Adding a scalar to a vector of the same dimension is not meaningful because a scalar cannot be added to a vector। तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है।
इसके बाद मल्टीप्लाइंग ऑफ एनी वेक्टर बाई ए स्केलर, तो इसमें क्या रहेगा, यस स्केलर से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाई एनी स्केलर इज मीनिंगफुल अलजेब्रिक ऑपरेशन, इट इज बिकॉज व्हेन एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई एनी स्केलर, स्केलर का मतलब हम लेंगे जैसे 2, 3, 4, 5 ये स्केलर मिल लेते हैं हम, तो देन वी गेट द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द स्केलर नंबर टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है ना। व्हेन एक्सेलेरेशन इज, एक्सेलेरेशन क्या हमारे पास ए होता है ना, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे फोर्स इज इक्वल टू एम ए, विच इज ए मीनिंगफुल इक्वेशन, क्लियर है बात ये। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर है, तो इसमें क्या है, ए स्केलर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाई अनदर स्केलर हैविंग द सेम और डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। ई एडिंग एनी टू वेक्टर्स, आंसर में क्या आएगा, द एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज मीनिंगफुल ओनली इफ बोथ रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। एफ में देखिए क्या है, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, ठीक है, तो एक कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन बी एडेड टू सेम वेक्टर एज दे बोथ हैव द सेम डायमेंशन। कहने का मतलब क्या है, जिसका यदि डायमेंशन हमारे पास सेम होगा तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हम मतलब अलजेब्रा के रूल को फॉलो किया जा सकता है यदि हम उस तरह से करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए, हमें रीजन बताने हैं भी ये किस तरह से ट्रू और किस तरह से फॉल्स है। तो फर्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर, तो ट्रू है क्योंकि जो मैग्नीट्यूड इज ए प्योर नंबर, मैग्नीट्यूड जो है एक प्योर नंबर होता है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है हमारे पास, क्योंकि बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए प्योर नंबर, क्लियर है पॉइंट। अगे नेक्स्ट बी क्वेश्चन हमारा, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर, गलत, ये क्या है, गलत। ईच कंपोनेंट हमारा स्केलर है तो वेक्टर जरूरी नहीं है वो होगा, ठीक है। सी टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, सी पॉइंट में कहता है तो ट्रू, क्योंकि इफ द पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, फिर तो ट्रू होगा। यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, देखिए स्ट्रेट लाइन चल रही है, ठीक है ना, अब स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा तो वो हम फॉल्स मानेंगे, उसको ट्रू नहीं मानेंगे, क्लियर। अब डी के पास चलते हैं, देखिए पहले आंसर देख लीजिए आप, आपका नोट कर लीजिए। अब चलते हैं डी के पास, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द पाथ इज आइदर ए ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ द टाइम। तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या कहते हैं। अब हमें पता भी जो टोटल पाथ लेंथ है हमारी, या तो वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये ट्रू है हमारे पास, क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। भाई जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन है, फिर तो क्या होगी, बराबर हो जाएगी ना। मान लो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन अगर इस तो ये तो बराबर हो जाएगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लो टेढ़ी मेढ़ी है, तो वो क्या हो जाएगी, फिर ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ई। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए आंसर को, वीडियो पॉज करके आप कॉपी में भी इसको नोट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ई में क्या कहते हैं, 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एडेड अप टू ए नल वेक्टर, ठीक है, ट्रू, एज दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाई दी 3 sides of a triangle taken in the same order, hence the resultant of any 2 vector will be in a plane of these 2 vector only and it can be balanced, and third vector is which is a different plane. 2 vector can cancel each other effect only if they are equal in magnitude and direction। तो कहने का मतलब क्या, ये हमारे पास ट्रू रहेगा, क्या रहेगा, ट्रू, क्योंकि they can not be represented by the 3 sides of a triangle taken in same order। पॉइंट नोट कर लीजिए आप, as they cannot be represented by the 3 sides of a triangle taken in the same order, तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसको ट्रू लेकर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो है रिलेशन इस्टेब्लिश करनी है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, देखिए ध्यान से क्या है ये, a प्लस बी। अब वेक्टर अलजेब्रा के सवाल है, वेक्टर अलजेब्रा देखिए,
ए प्लस बी, ये वेक्टर में है, ध्यान रखिए ये वेक्टर में है हमारे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन इक्वल टू वेक्टर डी मोड प्लस वेक्टर बी। यहाँ पे ए है हमारे पास, देखिए ये डी लिखा है तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ए है, इसको ए मानेंगे। क्या है ये ए, यानी कि ये हमारे पास बनेगा वेक्टर ए, ठीक है, का मोड प्लस वेक्टर बी का मोड। ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है ना। अब हमें पता है, देखिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा सीधा क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिए, ध्यान से समझना है। तो इसके लिए हम एक तो क्या करेंगे, मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, क्या है, दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, और दो साइड है हमारे पास कोई भी ओ पी या ओ एस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई ए टू लाइन ओ पी। देखिए मान लें हमारे पास कोई भी प्लेन होती है ना, तो उसमें हम दो वेक्टर लेकर चलेंगे, ओ पी और ओ क्यू वेक्टर, ठीक है ना। अब वी नो दैट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो इसमें हमारी जो ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज, मान लो जैसे ये साइड है, ये साइड इस साइड का सम प्लस इस साइड का सम, इन दोनों के सम से छोटी होगी, ये ट्रायंगल लॉ बोलता है हमारा। ये क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ बोलता है हमारा। भी जो इसकी साइड होगी वो क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। तो इसके लिए हम एक फिगर भी हम आपको ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये क्या बनेगा हमारे पास, जैसे ये कोई पॉइंट है हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये कोई पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना, और ये जैसे हम वो ले लेते हैं कोई पॉइंट, ठीक है ना, और ये इस तरह से हम ड्रा करते हैं। तो ये एक लाइन यहाँ चली गई हमारी पास, एक यहाँ चलेगी, और इसको मिला देते हैं, तो ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास। क्या बन गया, ट्रायंगल। इस पे ये हमारे पास वेक्टर बी है हमारे पास, ठीक है जी, ये वेक्टर बी है हमारे पास, और ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, ए प्लस बी हो जाएगी, ये वाला साइड है जो, यानी कि बी है, तो हमारे पास ये बी हो जाएगा ना, ये क्या है बी, और ये हम मान लो आर मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से इसको यदि हम मिलाते हैं, डॉटेड लाइन है ये टी ले लेते हैं, ठीक है ना, और लास्ट का पॉइंट हमारे पास हो उसको ऊपर वाले को मिला देते हैं, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी मदद करेगा। तो जो ये वाली लाइन है हमारे पास, ये ओ बी, ठीक है ना, ये क्यों, इसको क्यों मान लो आप, और ये ओ ले लो, ओ बी जो है ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ये वाली देखिए, ये वाली लाइन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगी, और जो ये नीचे वाली लाइन है ये होगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस पॉइंट का आप समझ लीजिए, क्योंकि ये फिर जो है हमारा लंबा क्वेश्चन है, उसमें कई पॉइंट्स में ये हमारे काम आएगा। अब चलते हैं इक्वेशन की ओर हमारे पास। तो देखिए, तो ओ एस यानी कि थर्ड साइड, जो लास्ट की दो साइड बचेंगी उससे क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है ये पॉइंट। इसका मतलब ओ एस छोटा हो गया हमारे दोनों साइड के। अब जो ओ एस हमारे पास क्या होगी, वेक्टर ए प्लस बी लेस देन क्या आ जाएगा, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इसका मतलब ये क्या हमारे पास, इफ टू वेक्टर ए बी आर एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुल। जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को हमने कंपेयर करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बी देखिए, ये इसमें फिगर दिखाया गया हमारे पास, ये फिगर हम ए में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस मोड ऑफ, ये दिया। देखिए इक्वेशन को ध्यान से समझ लीजिए। आप देखिए ध्यान से हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बी है ये, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू निकालना है। अब हमारे पास ट्रायंगल है ये, ठीक है ना, ट्रायंगल दिया गया है। अब इस ट्रायंगल में हम किस तरह से देखेंगे, देखिए ध्यान से, ओ एम इज इक्वल टू वैक्टर ए, देखिए ये ओ एम हो गया ना, ये किसके बराबर है, वेक्टर ए, और ये किसके बराबर हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये ट्रायंगल ला है हमारे पास, और ये क्या है बी, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया ना, ठीक है। ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, ए। ये देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब बिल्कुल आसान हो गया।
अब साइड आप याद कर लीजिए, ये ओ एम हो गया हमारे पास, क्या हो गया वेक्टर ए, और ये एम एन वेक्टर बी, ओ एन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पी एन वेक्टर ए, ओ पी वेक्टर बी। तो ये पॉइंट एक बार आप कॉपी पे नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी, तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से हमने जब ट्रायंगल देखा तो ये पॉइंट हमारे सामने आ गए अभी, ठीक है ना। इन ए ट्रायंगल ई साइड इज स्मॉलर देन सम ऑफ द अदर टू साइड, ये हमें पता है, ये हमें पता है कि एक ट्रायंगल में, यानी कि जो अभी हमने किया है फार्मूला वही चलेगा। देखिए ये थर्ड साइड होगी ना ओ एम, और ये एम एन, दो साइड से का जब सम लेंगे तो मतलब ये छोटी होती है, ठीक है। ओ एन ग्रेटर दैन इक्वल टू ओ एम माइनस ओ पी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। ओ एन कितना हमारे पास, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, और यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन वी कैन राइट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा इंडिविजुअल में वेक्टर ए का मॉडुलस और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। कंबाइनिंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट सी पॉइंट में, क्या पूछता है ये। तो सी का भी हमारे पास यही है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लेस दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए हमें ये भी प्रूव करना है, और पिछले में हमारे पास क्या था, वो ग्रेटर देन था, वो क्या था ग्रेटर देन था। यहाँ पे हमारे पास प्लस का चिन्ह था, जो हमने बी किया यहाँ पे प्लस का चिन्ह था बी में, ठीक है। एक बार बता देते हैं, यहाँ पे क्या था प्लस का चिन्ह था, और ग्रेटर दैन इक्वल टू बाकी सेम था ये हमारा, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास माइनस का चिन्ह आ गया है इसके अंदर, ये देखिए, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास माइनस का चिन्ह आ गया, तो फिर फिगर से हमारे पास वही सेम रहेगा। देखिए ये एम एन हो गया हमारे पास, और ये कोई पॉइंट है हमारे पास ओ, ये कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, तो ये वेक्टर बी है हमारे पास, और ये क्या है वेक्टर ए, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए, रिजल्टेंट क्या गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इधर भी क्या हमारे पास वेक्टर बी आ गया। तो ये फिगर हमारे पास दिया गया है, तो इसको हम अब हल करते हैं। देखिए इन द फिगर सेकंड द वेक्टर ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द ओ एल एंड ओ एम रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू बाई वेक्टर ओ एन, जो बीच वाली डायगोनल हमारा बनाया हुआ है। तो वही हमारा हम ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, भी एक साइड होती है जो उसका जो हमारे पास दूसरी साइड उसमें यदि जोड़ देते हैं, यानी कि देखिए मान लो एक बार हम सीधा समझा देते हैं, ये ट्रायंगल की तीन साइड है, मान लो ये साइड है जो, और ये साइड, इन दोनों के सम से छोटी होगी ये वाली थर्ड, मतलब थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस दैन इक्वल टू दी सम ऑफ दी अदर टू साइड्स। ये हमारी यानी कि ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल लॉ बोलता है। द वेक्टर ए एंड बी आर अलोंग दी सेम स्ट्रेट लाइन बट पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा कहता है। तो इसके बाद हम कंबाइन करेंगे दोनों को और इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को हम इक्वेट करेंगे। देखिए ये 5 इक्वेशन है हमारी, ठीक है, और ये 6th इक्वेशन है, सेम इक्वेशन हमारे पास। तो इक्वेट करने से हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। आगे डी में भी सेम यही है, आप खुद करके देखिए, इसको आपके लिए छोड़ देते हैं। इसको समझना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हमारा क्या कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस 0 दिया है, और हमें स्टेटमेंट दी गई नंबर 1,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस और वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी क्या दिया है 0। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली क्या है, वेक्टर ए बी सी डी मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ये कहता है भी चारों का सम 0 है तो ये नल वेक्टर है। गलत है ना, नॉट करेक्ट, क्योंकि भी चारों का सम 0 है। ये अलग अलग मतलब ये जरूरी नहीं है भी ये चारों 0 होंगे, भी ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा, डी भी 0 होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है भी चारों 0 होंगे। अगर हम चारों 0 मानते हैं फिर तो ये करेक्ट है। लेकिन यदि हम नल वेक्टर शो कर रहा है तो ये अलग अलग भी हो सकता है। अभी ये वेक्टर -2 है, ये +2 है, ये -2 है, ये +2 है, तो नल वेक्टर नहीं है ना। तो लेकिन एडिशन करेंगे तो 0 हो गया। क्लियर है बात ये। अब हम करते हैं बी। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए स्टेटमेंट में। द स्टेटमेंट दैट वेक्टर ए प्लस मतलब वेक्टर ए बी सी डी मस्ट बी ए नल वेक्टर इफ ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 इज नॉट करेक्ट। It is because a plus b plus c plus d cannot be 0 in many ways, but other than that a b c must be a null vector। b में कहते हैं पॉइंट किया था b। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर c, ठीक है, b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b प्लस d। ठीक है, ये तो ठीक है, करेक्ट हो सकता है ना, ये करेक्ट हो सकता है। क्यों? अगर देखिए हमारे पास मान लो हम a प्लस बी प्लस डी है, हमारे पास a प्लस बी प्लस डी 0 दिया हो ना, उसके पास ही चलते हैं हम। जो हमारे पास देखिए ये दिया हुआ है, ये 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी, इसके भी ये c और d को हम दूसरी साइड ले जाएं तो -c और माइनस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। या a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी कर दें हम, ठीक है ना, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी भी हम कर सकते हैं बराबर में लेकर। देखिए इसमें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी प्लस डी, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b प्लस सी प्लस डी। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b सी डी may be greater than equal to the that of the vector a, hence statement that magnitude of a can never be greater than sum of magnitude is correct आ जाएगी। दूसरा तरीका हमारा जो करने का हमारे पास है, हम ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी, या जो मतलब दो वेक्टर लेके साथ कर लो आप, दो वेक्टर लेके हम कर सकते हैं। देखिए एक बार हम आपको करा ही देते हैं इसको। देखिए ये 0 के बराबर दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बच गया हमारे पास b प्लस डी, माइनस का 3 बार ले लो b प्लस डी। ठीक है, और ये हम किसके बराबर लिखते हैं, माइनस का चिन्ह यदि खत्म करें तो इनको उल्टा कर दो तो d प्लस बी कर सकते हैं हम, d प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो वेक्टर उल्टे हो जाएंगे हमारे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। b plus c must lies in the plane of a and d if a and d are not collinear and in the line of a and d if they are collinear। तो d पॉइंट हमारे पास, तो d में क्या आएगा देखिए ध्यान से, एक बार स्टेटमेंट दोबारा दे लीजिए। b प्लस सी मस्ट लाई इन ए प्लेन, ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये 0 के बराबर दिया हुआ है ये, ठीक है ना। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करें। द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स कैन बी 0 ओनली बी प्लस सी इज इन द सेम प्लेन। ठीक है, वही पॉइंट हमारे पास रहेगा करेक्ट करने के लिए इसको। तो ये था हमारा आज का वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए हाजिर होगा, तो तब तक चलते हैं हम, इजाज़त देते हैं। जय हिंद।